आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग सक्षमता की परीक्षा में विज्ञान से पूछे जाने वाले बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और ये प्रश्न आपको 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 जितने भी हैं क्लास सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारा कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जो है बाहर निकलता है। किससे निकलता है? जल से निकलता है, CO2 से निकलता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड से निकलता है, या ग्लूकोज से निकलता है, या डिक्टियोजोम से निकलता है। तब जब जब पौधा जो है भोजन बनाता है तो उसी को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, है ना। तो जब पौधा भोजन बनाता है तब क्या होता है कि पानी टूटता है और उसी पानी से ऑक्सीजन जो है बाहर निकलता है ना। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जल से। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? तो जल से बाहर निकलता है, ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दूसरा सवाल आपका ये रहा। दूसरा सवाल आपका कहता है कि ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है। ये है क्या ग्वाइटर अथवा घेघा? ये आपका एक रोग है ना, जो किससे पनपता है? तो चीनी की कमी से होता है, या आयोडीन की कमी से होता है, या रक्त की कमी से होता है, या मोटापा से होता है। तो शरीर में जब आयोडीन की कमी होती है तो गले में सूजन आ जाती है, जिससे गला क्या होता है? फूल जाता है ना। और गला फूलने के बाद कौन रोग होता है? तो ग्वाइटर अथवा घेघा रोग जो है पनप जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग को क्या खाना चाहिए? आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए, ठीक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्वाइटर अथवा घेघा जो है रोग पनपता है किसकी कमी से? तो आयोडीन की कमी से, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न आपका ये रहा, कूटपाद जो है किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में, या इनमें से कोई नहीं? तो कूटपाद जो है अमीबा में पाया जाता है। किस में? अमीबा में, क्योंकि अमीबा के पास जो है ना कि हाथ होता है और ना ही पैर, कुछ नहीं होता है ना। जैसे ये अमीबा है, ठीक है। तो ये क्या करता है? अगर यहाँ पर भोजन है तो इसी में से अपना शरीर में से इस टाइप से निकाल कर भोजन को पकड़ लेता है, यानी इसके पास अपना हाथ पैर होता नहीं है। यानी इसी को हम लोग झूठा पैर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? झूठा पैर, है ना। तो झूठा पैर बनाकर जो है चलता है या भोजन को पकड़ता है। तो कूटपाद किस में पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये रहा। चौथा सवाल आपका कह रहा है कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती जो है अल्कोहल में उबाली जाती। अच्छा, ये मंड होता क्या है? मंड परीक्षण का मतलब, जैसे पौधा है तो पौधा जब भोजन बनाता है तो वो जितना उपयोग कर सकता है, भोजन को खा सकता है, उसको तो खा ही लेता है। और जो भोजन बच जाता है उसको मंड के रूप में क्या करता है? रख लेता है पत्ती में जमा करके, ठीक है। तो मंड परीक्षण के लिए जो है हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाली क्यों जाती है? तो मंड को घोलने के लिए, या क्लोरोफिल को घोलने के लिए, या पत्ती को मुलायम करने के लिए, या इनमें से सभी के लिए? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा इनमें से सभी के लिए। क्यों क्यों होगा इसका सही जवाब इनमें से सभी? तो सबसे पहले मंड को घोलने के लिए तो किया ही जाता है। तो उबालने से क्या होता है कि पत्ती की कोशिका जो है वह खुल जाता है ना। पत्ता का कोशिका खुलेगा तो उसमें आयोडीन जो है आसानी से अंदर जाकर क्या करेगा? आयोडीन जो है मंड से प्रतिक्रिया कर लेगा। तो ये तो आसान हो जाता है ना। उसके बाद क्लोरोफिल को घोलने के लिए तो अल्कोहल पत्ती का हरा रंग क्या करता है? हटा देता है, ताकि नीला काला रंग जो है एकदम साफ साफ दिखने लगता है। तो क्लोरोफिल को घोलने के लिए भी सही हो जाएगा। पत्ती को मुलायम करने के लिए उबालने से, अल्कोहल में जब उबाला जाएगा पत्ता को, तो उबालने से पत्ता क्या होगा? नरम हो जाएगा, जिससे परीक्षण आसान हो जाएगा, है ना। परीक्षण करना आसान हो जाएगा। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही शानदार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 4 परमाणु, 6 परमाणु, 8 परमाणु, या 12 परमाणु? तो ग्लूकोज का जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र, वो क्या होता है? C6H12O6। ये आपका ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है।
ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। C से आपका कार्बन होता है, H से आपका हाइड्रोजन होता है और O से आपका ऑक्सीजन होता है। तो C के बगल में 6 है, H के बगल में 12 है और O के बगल में 6 है। तो हमसे पूछा है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो O के बगल में 6 है यानी ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। अगर हाइड्रोजन का पूछता तो H के बगल में 12 है यानी हाइड्रोजन के 12 परमाणु होते हैं। अगर कार्बन का पूछता तो C के बगल में 6 है यानी कार्बन के 6 परमाणु होते हैं। तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो O के बगल में 6 है यानी ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। छठा सवाल आपका ये रहा, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, लवण युक्त होता है या इनमें से कोई नहीं। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः कैसा होता है, तो जब हम लोग कोई चीज़ खाते हैं, है ना, तो धीरे धीरे मुंह में गंदगी आता है यानी अम्ल बनता है ना, हमारा मुंह जो है अम्लीय हो जाता है और उसको खत्म करने के लिए दंत मंजन में क्या मिलाया जाता है, क्षारीय पदार्थ मिलाया जाता है। यानी दंत मंजन प्रायः कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल शानदार जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न को अब हम लोग देख लेते हैं। सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी, मृतपोषी, परजीवी या इनमें से सभी। स्वपोषी उसे कहते हैं जो अपना भोजन खुद बनाता है। मृतपोषी उसे कहते हैं जो जीव मरा सरा गला से अपना भोजन प्राप्त करता है। परजीवी उसे कहते हैं जो दूसरे जीवित जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है ना। तो सभी हरे पौधे होते हैं। तो हरा पौधा अपना भोजन खुद बनाता है, तो जो अपना भोजन खुद बनाता है उसको क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न को अब हम लोग देख लेते हैं। 8वां सवाल को हम लोग देख लेते हैं। ये रहा आपका 8वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, केंचुआ, मछली, शेर या बकरी। तो उभयलिंगी जंतु किसे कहते हैं, जिसमें नर और मादा दोनों अंग होते हैं उसे उभयलिंगी कहते हैं, है ना। तो ऐसा कौन सा जंतु है, तो वो है आपका केंचुआ। केंचुआ में जो है नर और मादा दोनों अंग होते हैं, इसलिए यह जो है क्या होगा, उभयलिंगी जंतु होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल शानदार जवाब होगा इस प्रश्न का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। अमीबा जो है अपना भोजन कैसे पकड़ता है, स्पर्शक द्वारा, जीभ द्वारा, कूटपाद द्वारा या मुंह द्वारा। तो अमीबा में मुंह नहीं होता है, जीभ नहीं, मुंह नहीं होगा तो जीभ भी नहीं होगा, स्पर्शक भी नहीं होगा, तो वो पकड़ता किसके द्वारा है, तो कूटपाद द्वारा। बताए थे आपको ऊपर के प्रश्न में कि अमीबा में जो है कूटपाद होता है यानी झूठा पैर, उसी से अपना भोजन पकड़ता है और खाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेघा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है या एड्स रोग होता है। तो जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी होगा तो गला क्या होगा, फूल जाएगा, और गला फूलेगा तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं घेघा रोग। यानी आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेघा रोग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, है ना। अगर आप पूरे अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, यानी इस बार आपको पास होना है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो तो वीडियो आपको मिलेगा ही। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर हाई लिख कर भेज दीजिए या आप मुझे कॉल कर दीजिए कि सर मुझे जो है सक्षमता ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो मैं आपको जोड़ दूंगा। तो जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसका लिंक मैं उस वीडियो में डाल दूंगा उस ग्रुप में, और आप आसानी से उसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका 11 नंबर सवाल। चीनी का रासायनिक सूत्र कौन सा है, CH3COOH, C6H12O6, C12H22O11, CH3CHO। हम लोग जो रोज सफ़ेद चीनी खाते हैं उसी चीनी को जो है विज्ञान की भाषा में सुक्रोज कहते हैं। क्या कहते हैं, सुक्रोज कहते हैं, है ना। विज्ञान की भाषा में चीनी को क्या कहते हैं, सुक्रोज कहते हैं। ठीक है, और इसका जो सूत्र होता है वो होता है C12H22O11। चीनी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, C12H22O11।
ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने। अगर आप लोग को समझने में किसी तरीके का दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। एकदम बेफिक्र होकर आप लोग लिखिए कि यहाँ दिक्कत है, यहाँ दिक्कत है, इसमें दिक्कत है, तब तो मैं समझूंगा। ठीक, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2S2O7, H2SO4, H2S2O3 या H2S2O8। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वह बहुत ही शक्तिशाली अम्ल होता है और यह जो है आपके बैटरी में, प्रयोगशाला में जो है इस्तेमाल किया जाता है ना। और इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कह रहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग जो है वह कैसा होता है? भूरा होता है, लाल होता है, हरा होता है या पीला होता है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है? एक गैस है, ठीक है। और यह गैस जब बाहर निकलता है तो भूरे रंग का धुआं बनाती है, ठीक है। ठीक है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? तो भूरा होता है। कैसा होता है? भूरा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देख लेते हैं। 14 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? MgCO3, Na2CO3, CaCO3 या MgHCO3 का होल ट्वाइस। खड़िया का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है? तो खड़िया वही पदार्थ है जिससे चौक बनती है ना। चौक किससे बनता है? तो खड़िया से बनता है। आप लोग जो स्कूल में ब्लैक बोर्ड पर जो चौक से लिखते हैं वह किससे बनता है? खड़िया से बनता है, ठीक है। तो खड़िया का जो रासायनिक सूत्र है आपका क्या है? CaCO3, यानी इसका जो है रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, या वैज्ञानिक नाम बोल दीजिए CaCO3, ठीक है। CaCO3 को क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। और यही जो है खड़िया और चौक में पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 15 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। 15वां प्रश्न आपका कह रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? C2H5OH, C6H6O6, C6H12O6 या C6 और H6। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र मैंने आपको ऊपर बताया था कि ग्लूकोज ऐसा पदार्थ होता है जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है ना। ग्लूकोज शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है। क्यों? क्योंकि वह शरीर में तेजी से पच जाता है, ठीक है। जब कोई बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और वह कमजोरी फील करता है तो डॉक्टर सबसे पहले उसको क्या चढ़ाता है? ग्लूकोज चढ़ाता है, ताकि उसको, उस बीमार व्यक्ति को जल्दी से ताकत मिले, है ना। तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र है मैंने आपको ऊपर भी बताया था, क्या होता है? C6H12O6। ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब बिल्कुल ही शानदार हो जाएगा। चलिए 16 नंबर सवाल को देख लेते हैं। कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOH2, CaO, CaHCO3 या CaCO3। कली चूना, है ना। तो कली चूना का रासायनिक नाम जो होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो जब रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है तो ये Ca से कैल्शियम और O से ऑक्साइड, तो कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CaO। और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम। CaO का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और इसमें कली चूना में जब पानी हम लोग मिलाते हैं तो अब यह बन जाता है क्या? बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलिए अगला सवाल को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन जो है कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अपघटन द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य और जानवर या कोई भी जीव ऑक्सीजन ही लेता है ना। अगर सिर्फ यही चलता रहे, सब का सब ऑक्सीजन ही लेते रहे तो क्या होगा? ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। होगा कि नहीं ऑक्सीजन खत्म? बिल्कुल होगा। लेकिन पौधा क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करते समय कार्बन डाइऑक्साइड लेता है जो हम लोग छोड़ते हैं, और वह क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण के क्रम में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को
छोड़ता है। इसी कारण प्रकृति में जो है ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही बना रहता है। अगर पेड़ पौधा नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण होगा ही नहीं, यानी पेड़ पौधा ऑक्सीजन छोड़ेगा ही नहीं, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड लेगा ही नहीं, तो क्या होगा? ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा और हम लोग का अंत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल शानदार जवाब आप लोगों का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग देख लेते हैं। ये रहा आपका 18वां प्रश्न। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अवक्षेपण अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, या संयोजन अभिक्रिया है? तो साग सब्जी का विघटन होकर का मतलब हो गया कि साग सब्जी जब सड़ता गलता है, कंपोस्ट मतलब खाद बनना, है ना, तो साग सब्जी का विघटन होकर यानी सड़ गलकर कंपोस्ट बनना, खाद बनना जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसमें क्या होता है कि जब साग सब्जी सड़ता है तो उसके अंदर बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो है काम करते रहता है ना, उसको सड़ाने में, गलाने में। इस प्रक्रिया में क्या होता है? उष्मा निकलता है, यानी ढेर जो होता है वो साग सब्जियों का ढेर वह गर्म हो जाता है, जहाँ से क्या बाहर निकलता है? तो उष्मा बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है? उष्मा बाहर निकलता है। और जब उष्मा बाहर निकलता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल ही शानदार जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को अब हम लोग देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि उपचयन वह क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, यानी ऑक्सीजन जुड़ता है उपचयन अभिक्रिया में, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि किसी पदार्थ में अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए, ऑक्सीजन का योग होना यानी ऑक्सीजन जुड़ जाए, या हाइड्रोजन निकल जाए यानी हाइड्रोजन का वियोग होता है, या इलेक्ट्रॉन निकल जाए यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। ठीक है, ये तीनों बातें किसमें होती है? उपचयन में होती है। ठीक है, तो क्या कहें अभी आपको, किसी पदार्थ में अगर ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकल जाए या इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वह क्या कहलाता है? उपचयन अभिक्रिया कहलाता है ना। ये तीनों बातें जो है उपचयन में होती है, इसीलिए अपना जो सही उत्तर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, बिल्कुल होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है यानी हाइड्रोजन निकल जाता है, बिल्कुल निकलता है उपचयन अभिक्रिया में, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, बिल्कुल उपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो हमारा जो उत्तर होगा मेन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को अब हम लोग देख लें। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न ज्वाला किस रंग की होती है? जब मैग्नीशियम फीता को जलाते हैं तो उसमें से जो ज्वाला उत्पन्न होता है वह किस रंग का होता है? पीला रंग का, नीला रंग का, चमकीला उजला होता है, या लाल रंग का होता है? तो मैग्नीशियम है क्या? मैग्नीशियम एक धातु है। क्या है मैग्नीशियम? मैग्नीशियम आपका धातु है, और जब इसे जलाया जाता है तो यह बहुत तेज सफ़ेद चमकदार रोशनी देता है। कैसा? सफ़ेद यानी उजला चमकदार रोशनी देता है, और यह रोशनी इतना तेज होता है कि आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है ना, इसीलिए खुली आंखों से इसको नहीं देखा जाता। ठीक है, तो जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न ज्वाला जो है किस रंग का होता है? तो चमकीला उजला होता है, बहुत ही एकदम चमकदार और उजला होता है, जिसको हम लोग आंखों से अगर खुला आंखों से देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हमारे आंख को क्या पहुंच सकता है? नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, है ना, अगर आप अच्छे से सक्षमता की तैयारी करना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं अगर वाकई में, तो आप मेरे इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप पर हाई लिखकर भेज दीजिए, या इस पर आप कॉल कर लीजिए कि सर हमको जो है सक्षमता के ग्रुप में जोड़ दीजिए। इससे आपको पहला फ़ायदा क्या होगा कि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो का लिंक उस ग्रुप में डालूंगा तो आपको कहीं खोजना ही नहीं पड़ेगा मेरा वीडियो, है ना।
और आप आसानी से उसे देख लीजिएगा। पहला फ़ायदा तो ये होगा। दूसरा फ़ायदा आपको क्या होगा कि जो मैं नोट्स बनाऊंगा, यानी जो इस क्वेश्चन का जो मैं पढ़ाऊंगा, अगर आप इच्छुक हैं कि हाँ ये सब प्रश्न मुझे भी चाहिए, तो उसका जो है कुछ अमाउंट है, तो वो आपको पे करना पड़ेगा, तो वो क्वेश्चन भी आपको मिलता रहेगा। ठीक है, और आप तैयारी कर लीजिएगा, कम समय में अच्छा तैयारी कर लीजिएगा, और इस बार तो आपको पास करना ही करना है ना, तो मेहनत भी खूब करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले पढ़ाए, उसके बाद फिर बातें होती रहेंगी, है ना। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश तरंग जो है किसका उदाहरण है? ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, पराबैंगनी तरंग का, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश के चलने के लिए जो है किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब आप कहेंगे माध्यम का मतलब क्या हुआ? यानी प्रकाश तरंग को चलने के लिए ना हवा की जरूरत होगी, न पानी की जरूरत होगी, न कोई कांच की, न कोई वस्तु की, किसी की आवश्यकता नहीं होती है ना। और यह जो है प्रकाश जो है निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात का मतलब हो गया कि जहाँ हवा है ही नहीं, है ना, तो वहाँ भी प्रकाश चल सकता है। ठीक है, इसलिए यह जो है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग होगा। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने ये रहा। कहता है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब जो है यदि सीधा बनता है तो वह दर्पण कौन सा होता है? दर्पण के सामने कितना भी दूरी पर वस्तु अगर स्थित है और उसका जो है प्रतिबिंब यदि सीधा बन रहा है, तो वह दर्पण कौन सा होगा? तो वह दर्पण जो होगा आपका केवल समतल होगा, या केवल अवतल होगा, या केवल उत्तल होगा, या तो समतल अथवा उत्तल होगा। तो इसका जवाब बिल्कुल आसान है। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों ही हर स्थिति में सीधा प्रतिबिंब ही बनाता है। कौन कौन? समतल और उत्तल, है ना, हर स्थिति में सीधा प्रतिबिंब ही बनाता है। लेकिन अवतल दर्पण क्या करता है? कभी सीधा या कभी उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब यदि सीधा बनता है तो वह दर्पण कौन सा होगा? तो वह दर्पण कौन सा होगा? या तो वो समतल होगा, या तो वो उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपके सामने। बिल्कुल शानदार जवाब। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? कांच में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगा, या पानी में, या लोहा में, या निर्वात में? तो इस चारों में प्रकाश की चाल, इस चारों में ही नहीं, सबसे ज़्यादा कोई भी ऑप्शन दे, अगर उसमें आपको निर्वात दिख जाए तो समझ जाइएगा कि प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो निर्वात में होता है। यानी निर्वात का मतलब हो गया कि जहाँ हवा है ही नहीं, है ना, शून्य। ठीक है, तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? निर्वात में होती है। इसकी चाल जो होती है, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यानी इसको हम कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर लेती है निर्वात में प्रकाश, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आपके सामने। प्रकाश की किरणें किस प्रकार गमन करती है? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रकाश की जो किरण होती है वो हमेशा सीधी रेखा में ही चलता है। इसी कारण हमें छाया जो है बनती दिखाई देती है। हमारा जो छाया बनता है उसका मेन कारण है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, यानी चलता है, इसी कारण छाया भी बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। 25 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। तेल लगा कागज जो है किस प्रकार का होता है? पारदर्शक होता है, यानी जिसको आर पार देख सकते हैं, या अपारदर्शक होता है, यानी उसको हम आर पार नहीं देख सकते हैं, या पारभासी होता है, यानी उसको उसमें से जो है हल्का हल्का जो है दूसरे पार की वस्तु देख सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? पारभासी होगा, है ना। पारभासी वस्तु से प्रकाश जो है, प्रकाश का थोड़ा अंश है ना, वो क्या होता है? गुजर जाता है।
ठीक है। तो तेल लगा कागज से रोशनी तो जाता है, लेकिन चीजें जो है, जो दूसरी तरफ की चीजें हैं वो साफ नहीं दिखती है। ठीक है। तो तेल लगा कागज किस प्रकार का होता है? तो वो होता है पारभासी। किस प्रकार का होता है? पारभासी। ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब बिल्कुल शानदार हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को हम लोग देख लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? एक नियम, दो नियम, तीन या चार? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, है ना। कितने नियम? दो नियम होते हैं। जब प्रकाश किसी दर्पण से टकराकर वापस लौटता है तो उसे ही परावर्तन कहते हैं प्रकाश का। ठीक है। और इसके दो नियम होते हैं। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स में बताएंगे तो आप लोग भूल जाइएगा, इसलिए कम में ही काम चलाइए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है? ए और बी दोनों। ए और बी दोनों का मतलब हो गया, ए में आपका वास्तविक है और बी में काल्पनिक है, यानी वास्तविक और काल्पनिक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वह कैसा होता है? वो काल्पनिक होता है ना, जिसे हम लोग पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला सवाल को हम लोग देख लें। 28 नंबर प्रश्न आपके सामने ये पेश हुआ। कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है? आवर्धन का मतलब होता क्या है? आवर्धन का मतलब होता है कि प्रतिबिंब कितना बड़ा या छोटा है वस्तु की तुलना में। जैसे कि मान लीजिए हमारा चेहरा कितना बड़ा है, उसको अगर किसी बाइक के या किसी शीशा में जो है देखते हैं, मान लीजिए आप बाइक के शीशा में देखते हैं तो आपका चेहरा उसमें दिखता है। आपका जबकि चेहरा बहुत बड़ा है लेकिन उसमें भी जो है दिख जाता है। इसका मेन कारण है, इसी को हम लोग आवर्धन कहते हैं ना। यानी हमारा प्रतिबिंब छोटा दिखता है ना, कभी बड़ा भी दिखता है। तो आवर्धन क्या बताता है? प्रतिबिंब कितना बड़ा या छोटा है वस्तु की तुलना में। तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है? तो समतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब का आकार जो होता है वस्तु के आकार के बराबर बनता है, इसीलिए इसका जो आवर्धन होता है वह +1 होता है। कितना होता है? +1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने ये रहा। जब कई किरणें एक साथ चलती हैं तो इस समूह को क्या कहा जाता है? प्रकाश पुंज, किरण पुंज, ए और बी दोनों, यानी प्रकाश पुंज और किरण पुंज दोनों, या इनमें से कोई नहीं? चलिए थोड़ा इसको जो है छोटा कर लेते हैं, है ना। चलिए छोटा इसलिए कर लिए ताकि आप लोग को पूरा पूरा दिखे। ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश पुंज भी कहा जाता है और किरण पुंज भी कहा जाता है, दोनों कहा जाता है। इसलिए इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को हम लोग देख लें, और ये इस सेशन का, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। सूर्य से पृथ्वी पर आने वाला प्रकाश पुंज सामान्यतः कैसा होता है? अभिसरित प्रकाश पुंज, समानांतर प्रकाश पुंज, अपसरित प्रकाश पुंज, या इनमें से सभी? तो सूर्य तो बहुत दूर है, इसलिए उसकी किरणें जो है पृथ्वी पर लगभग जो है समानांतर आती है। यानी सूर्य से पृथ्वी पर आने वाला प्रकाश पुंज सामान्यतः कैसा होता है? तो समानांतर प्रकाश पुंज होता है। ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर कुछ न कुछ आप लिखिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, है ना, इस परिवार से जुड़ना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पर जो है जल्दी से आप लोग हाई लिख कर भेज दीजिए, ताकि मैं आपको उसमें क्या कर दूं, जोड़ दूं, ऐड कर दूं, ताकि आपको ज़्यादा इधर उधर मेरा वीडियो खोजने में परेशानी ना हो, है ना। और जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा तो उस ग्रुप में मैं डाल दूंगा, तो आप आसानी से उसे देख सकते हैं। ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। धन्यवाद।